आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तिकला। इस टॉपिक को क्रिएट करने के दो उद्देश्य हैं। पहला, ऐसा कंटेंट तैयार किया जाए जिसमें कंपटीशन एग्जाम में अधिकतम क्वेश्चन हो सके। अगर आप पुराने पेपर हल कर रहे हैं या फिर कहीं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रही है तो आपको पता चलेगा कि इस कंटेंट से अधिकतम क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं। और दूसरा, ग्राफिक्स, मैप्स और फोटोज के जरिए आपको कंटेंट को विजुअल करवाया जाए ताकि आपकी समझ विकसित हो सके और कंटेंट लंबे समय तक याद रख सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तिकला। इससे पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और क्षेत्र विस्तार को हमने देख लिया पिछले वीडियो में। सिंधु सभ्यता की मोहरें और मृदभांड को कवर किया हमने। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तिकला। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तिकला की बात करें तो हम तीन भागों में इसको जनरली बांट सकते हैं। कौन कौन से वो तीन भाग? पाषाण की मूर्तियां, धातु की मूर्तियां और मृण मूर्तियां। पहले हम देखते हैं पाषाण की मूर्तियां। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पाषाण की मूर्तियां बहुत ही कम उपलब्ध है। इसका एक कारण है कि इस क्षेत्र में पाषाण की मूर्तियां बनाने योग्य पाषाण यानी पत्थर बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए पाषाण की मूर्तियां भी कम प्राप्त हुई। ज्यादातर जो मूर्तियां प्राप्त हुई है पाषाण की, वो किसकी है? सफेद या काले पत्थर से बनी हुई है मूर्तियां। अब जो पहली मूर्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, योगी की मूर्ति, यह कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसे मैके ने पुजारी की मूर्ति कहा है और बासन ने इसे मंगोल मूर्ति कहा है। ये जब हम धार्मिक या सिंधु घाटी का धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट मूर्ति। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है वो इसी मूर्ति से आया है। समूह मिलान में हो या फिर एक डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि योगी की मूर्ति या फिर पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं क्योंकि आजकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी डिटेल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कैसे है ये मूर्ति? इस मूर्ति की आंखें वो आधी खुली हुई है और नासा पर केंद्रित है यानी ध्यान केंद्रित मूर्ति है। बालों को एक फीते द्वारा बांधा गया है और इसने एक सोल ओढ़ रखा है। अब देखते हैं, मोहनजोदड़ो से आइबेक्स की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आइबेक्स क्या है? एक हिरण जैसा जानवर है। ये कहाँ से प्राप्त होती है? ज्यादातर ये मोहरों के ऊपर चित्र बना हुआ है। अब देखते हैं अगली मूर्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्तक की मूर्ति, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। मार्शल ने इसे आद्य नटराज की मूर्ति कहा है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि आद्य नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अग्रवाल ने इसे नव यौवना की मूर्ति कहा है क्योंकि ये इसका केवल धड़ प्राप्त हुआ है, चेहरा नहीं है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है ये किसी पुरुष की मूर्ति है या स्त्री की मूर्ति है। हड़प्पा में जो मूर्ति है उसमें एक मूर्ति है लाल बलुआ पत्थर की। ये केवल धड़ प्राप्त हुआ है जिसका प्रति अगर हम तारतम्यता बांधे तो जैन तीर्थंकरों के कायोत्सर्ग जैसी घटना से बांध सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूर्ति है जो आपको याद करनी चाहिए और दो तीन एग्जामों में मैंने ये क्वेश्चन देखा भी है। ये है नरसिंह की मूर्ति। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और इसमें कौन कौन से जानवरों को मिला के बनाई गई ये मूर्ति? भेड़ और हाथी। जैसे नरसिंह अवतार में मनुष्य और शेर का चेहरा बना के नरसिंह अवतार बना है, वैसे ही इसमें दो चीजों को साथ में मिला के बनाया गया है। भेड़ और हाथी की मूर्ति है ये, और इसे सेम्फेक्स भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं धातु की मूर्तियां। अगर मूर्ति कला में से क्वेश्चन आया है तो धातु की मूर्ति में से 70% क्वेश्चन धातु की मूर्तियों में से ही पूछा गया है। पहला ही क्वेश्चन आता है कि धातु की मूर्तियां बनाई कैसी जाती है? तो इस विधि को क्या कहा जाता है? लुप्त मोम विधि कहा जाता है। लुप्त मोम विधि में क्या करते हैं? पहले जिस चीज की मूर्ति बनानी है उसका एक स्टेचू किससे बनाया जाता था? मोम से बनाया जाता है। और उस मोम के स्टेचू को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और उसके ऊपर से एक छेद रख दिया जाता जिसके अंदर पिघला हुआ धातु डाला जाता था। छेद के अंदर से जब पिघला हुआ धातु मोम को टच करता तो मोम गर्म होके या तो बाहर निकल आता या फिर जल के वाष्पीकृत होके
उड़ जाता, तो जो खाली जगह है उसके अंदर धातु भर जाता, और जैसा मोम का स्टेचू बनाया था वैसा का वैसा किसका बन जाता है, धातु का बन जाता है। इसे लुप्त मोम विधि कहा जाता है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आज भी मूर्तियां बनाई जाती है। और दूसरा, जो चोल काल की मूर्ति है वो भी कैसे बनाई जाती थी, इसी लुप्त मोम पद्धति से बनाई जाती। जब चोल काल हम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये फिर से आएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट मूर्ति है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये है नर्तकी की मूर्ति। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस धातु की है? कांस्य धातु की है। मार्शल ने इसे ड्रीम गर्ल कहा गया है। और ये क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रियाड प्रजाति है। इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि आजकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी डिटेल क्वेश्चन में आती है। तो कैसी है ये? नग्न अवस्था में है, ठीक है, भाव शून्य मुद्रा में। कैसी मुद्रा में है? भाव शून्य मुद्रा में। एक हाथ में केवल एक चूड़ी पहने हुए, और एक हाथ में बहुत सारी चूड़ियां पहने हुए। एक हाथ घुटनों पर है, एक हाथ कमर पे है। और टखनों से ये मूर्ति कैसी है? खंडित है। अगर आकार की बात करें तो बहुत सारी किताबों में 11 सेंटीमीटर आता है, और कहीं कहीं 14 सेंटीमीटर भी आता है, लेकिन क्वेश्चन कभी आया नहीं है इसके ऊपर कि ये कितने सेंटीमीटर लंबी है। तो 11 सर्वमान्य सा है, कई बुक्स में मैंने 11 सेंटीमीटर देखा है। अब दूसरा देखते हैं, तांबे का रथ। तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? देमाबाद। देमाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है धातु के मामले में। यहाँ से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। यहाँ से बड़ी ताम्र निधि प्राप्त हुई है, और इस ताम्र निधि से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो एक हाथी की मूर्ति है, एक भेड़ की मूर्ति है, एक भैंसे की मूर्ति है, दो बैल जो अभी अपने रथ में जुड़े हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं। तो हाथी, भेड़, भैंसा और दो बैल, ये एक ही क्वेश्चन में आया हुआ है कि क्या क्या प्राप्त हुआ है ए बे सदे में। तो इसमें उपरोक्त सभी सही था, उसमें हाथी, भैंस, भेड़ और दो बैल की मूर्ति है। अगर हम कांस्य का रथ या की बात करें तो वो कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से प्राप्त होता है। तांबे का देमाबाद से, और कांस्य का रथ कहाँ से? हड़प्पा से। ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि तांबा देमाबाद से प्राप्त हुआ है और कांस्य का रथ हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ऐसे ही कांस्य से एक और जो इम्पोर्टेंट है, कांस्य महिष, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कांस्य का महिष या कांस्य का भेड़ या मेंढा कह सकते हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कुछ कांस्य की मूर्तियां और हैं जो हम देख लेते हैं, जैसे हाथी है, ऊंट है, बैल है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किन किन जानवरों की मूर्ति हैं वो प्राप्त हुई है। तो हाथी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ऊंट की मूर्ति प्राप्त हुई है, चहुंदड़ों से पीतल का बतख प्राप्त हुआ है, और चहुंदड़ों से ही भाला फेंकती हुई स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है। लेकिन ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे ही कालीबंगा से तांबे का बैल भी प्राप्त हुआ है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप एक मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से कांस्य की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंधु घाटी सभ्यता की कुल्हाड़ियों की एक विशेषता है कि इन पे हत्था लगाने का जो छेद होता है वो नहीं। तो कोई विशेष तरीका होगा इनके ऊपर हत्था लगाने का जिसका हमें ज्ञान नहीं है, तो ये भी जानने वाली चीज है। कुणाल से क्या है? चांदी के मुकुट, और कुणाल से बहुत सारे आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है। अगर हम धातु के आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो यहाँ से तीर प्राप्त हुए हैं, भाले प्राप्त हुए हैं, और धातु के दर्पण प्राप्त हुए हैं, धातु की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। लेकिन एक चीज प्राप्त नहीं हुई है अभी तक है, धनुष प्राप्त नहीं हुआ है। तीर का अग्र भाग प्राप्त हुआ है, लेकिन धनुष प्राप्त नहीं हुआ है। ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सी चीज प्राप्त नहीं हुई है, तो वो कौन सा है? धनुष प्राप्त नहीं हुआ है। ये आपको याद रखना चाहिए। अगर हम मरण मूर्तियों की बात करें या मिट्टी की मूर्ति की बात करें तो बनाने की विधि क्या है? चिकोटी विधि। चिकोटी विधि को क्या कहते हैं? प्रेशर विधि, पिंच एंड प्रेशर विधि के नाम से भी जाना जाता है। और अधिकांश मूर्तियां किसकी बनी हुई है? टेराकोटा की बनी हुई। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जो सबसे ज्यादा मरण मूर्तियां बनी है वो किसकी है? मातृ देवी की प्राप्त हुई है। मातृ देवी की मूर्तियां मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुई है।
लेकिन ये गुजरात और राजस्थान से प्राप्त नहीं हुई। इससे सीधा सीधा एक निष्कर्ष निकलता है कि मात्र देवी की मूर्ति है वो सार्वत्रिक नहीं है, यानी सभी जगह प्राप्त नहीं हुई। गुजरात और राजस्थान में इसकी एक भी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई, केवल एक लोथल से प्राप्त हुई है, वो आपको अपवाद के रूप में याद रखना है। इसके अलावा कुबड़ वाला बैल, ये सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक जीवन देखेंगे उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, पूज्य आराध्य पशु के रूप में। और कुबड़ वाले बैल की बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से छोटे सींग वाले बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे मार्शल ने क्या कहा है, महान कृति कहा गई है। तो दोनों प्रकार के बैल प्राप्त हुए हैं, कुबड़ वाले प्राप्त हुए हैं और बिना कुबड़ वाले प्राप्त हुए हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। जो इनका जो आराध्य या फिर पवित्र पशु के रूप में है, वो कुबड़ वाले बैल की पूजा की जाती है। अब देखते हैं हड़प्पा से उर्वरा की देवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। हड़प्पा से उर्वरा की देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। उर्वरा देवी की मूर्ति कैसी है कि एक स्त्री की मूर्ति है जिसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। ये बहुत ही प्रकृति देवी की या फिर उर्वरा देवी की प्रजनन शक्ति की, जिस चीज के नाम से भी है, ये मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। हड़प्पा से एक मम्मी भी प्राप्त हुई है, यानी किसी शव को मतलब सुरक्षित रखने की विधि जैसा लगता है, यानी मम्मी वाली मूर्ति, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो थैंक यू वेरी मच।